हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग परेशान हैं यूएई की गवर्नमेंट को लेके कि यूएई के अंदर ईरान ने जो अटैक किया है इससे क्या क्या क्राइसिस आ रहे हैं। लोगों को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि पूरा का पूरा यूएई बंद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा देख रहा हूँ यहाँ से कि एक एक चीज़ यहाँ पे सब चीज़ें वैसे ही ऑपरेशनल, सब चीज़ें वैसे ही काम कर रही हैं जैसे पहले कर रही थी। आज की हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान ने हिट्स किया जो यूएई के साथ, उसके पूरे सिनेरियो को ब्रेक डाउन करेंगे और आगे आने वाले टाइम में क्या मोमेंटम रहेगा और अभी क्या चल रहा है, इससे इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा और आने वाले टाइम में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकते हैं। तो मैं हूं उमैर रज़ा और दुबई के अंदर मैं स्ट्रेटेजिक एसेट एंड प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजर हूं। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं या आपके जहन में कोई ख्याल है और कोई सवालात है तो आप मुझसे बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोज़ डालूंगा जो ताकि दुबई की इकोनॉमी और आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सके। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। दोस्तों, पर्शियन गल्फ का जो रीजन है हमेशा से एक सेंसिटिव इलाका रहा है। सालों से टेंशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है और फिर 28 फरवरी 2026 का वो दिन आता है जहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैस हो जाती है। एक जॉइंट यूएस इसराइल स्ट्राइक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खमीनी को शहीद कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद ईरान ने डायरेक्ट जवाब दिया मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए, और ये कोई हिडन प्रॉक्सी वार नहीं थी, ये एक ओपन मैसेज था पूरी दुनिया के लिए। और इस मैसेज का एक मेन टारगेट बना गल्फ रीजन और उससे भी ज़्यादा एक मेन पॉइंट यूएई। अब सवाल ये नहीं है कि क्राइसिस होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्राइसिस कितना बड़ा होगा और यूएई ने इसे किस तरीके से हैंडल किया और आने वाले टाइम में किस तरीके से इसको हैंडल करेगा। सबका सवाल मेन है कि ईरान की जब वॉर यूएई और इसराइल के साथ थी तो उसने यूएई को या गल्फ रीजन को क्यों टारगेट किया। ईरान का कहना बिल्कुल सिंपल था, अगर कोई कंट्री के पास यूएस या इसराइल का मिलिट्री बेस होगा और वो बेस ईरान के खिलाफ यूज होगा तो उस कंट्री को वो लाजमी टारगेट करेगा और उसको प्राइस देना पड़ेगा। यूएई में 2 एयर बेसेस हैं, इसमें अल दाफरा एयर बेस जो अबू धाबी के पास है जहाँ से यूएस एयर फोर्स का इंपॉर्टेंट हब है, और दूसरा जबल अली पोर्ट जो दुबई के अंदर है वो यूएस नेवी का बिजिएस्ट रीजनल स्पॉट है। ईरान का मैसेज एकदम बिल्कुल क्लियर था कि अमेरिकन के प्रेजेंस जहाँ पे भी है वहाँ पे उन लोगों को प्राइसेस देनी पड़ेंगी। अटैक के पहले घंटे बहुत ज़्यादा केओस था, 100 ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल्स डिटेक्ट हुए, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझने की बात ज़रूरी है कि यूएई इसके लिए प्रिपेयर्ड था या नहीं। यूएई का डिफेंस सिस्टम कैसे इसने सिचुएशन को कंट्रोल किया, और इसका अंदाज़ा उन चीज़ों का उस ऐसे होता है कि उसने कैसे काउंटर एक्शन दिखाई। और इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ कि यूएई के पास वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका अंदाज़ा मुझे पहले भी ये भी नहीं था। यहाँ इनके पास है थार्ड सिस्टम और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और बैटरीज। इनका काम होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देना। रडार सिस्टम्स ने अर्ली डिटेक्शन की और मिसाइल्स ट्रैक हुए कि कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, और मेजॉरिटी प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिए गए। यूएस गवर्नमेंट के अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स डिटेक्ट हुए थे, जिसमें से 152 डिस्ट्रॉयड कर दिए गए और 13 जो है वो सी के अंदर गिर गए। दो जो है क्रूज मिसाइल डिटेक्ट हुए थे और उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 541 ईरानियन ड्रोन्स डिटेक्ट हुए थे, जिसमें से 506 को इंटरसेप्ट कर दिया गया। ओनली 35 थे जो टेरिटरीज के ऊपर गिरे और जिन्होंने माइनर डैमेजेस किए और कुछ कैजुअलिटीज की। इतने ज़्यादा वॉल्यूम था और इसी वजह से कुछ डेब्रिस पॉपुलेटेड एरियाज में भी जाके गिरे और उन्होंने जो डैमेज किए वो सब आपके सामने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई थी, लेकिन अगर ये लेयर्ड डिफेंस सिस्टम ना होता तो सोचें क्या होता। डैमेज का स्केल इतना बड़ा होता कि वो काउंट नहीं कर सकता। ये ईयर्स ऑफ मिलिट्री के प्रिपरेशन का रिजल्ट है। जैसे टूरिज्म और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की गई, इसी तरह दूसरे और डिपार्टमेंट में भी हर जगह पे इन्वेस्टमेंट की गई है, और इसी वजह से यूएई की गवर्नमेंट बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अटैक के बाद नॉर्मली क्या होता है, लोग पैनिक कर जाते हैं, सोशल मीडिया पे र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं, मार्केट क्रैश कर जाती है, और यूएई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इमीडिएट ऑफिशियल अपडेट्स दिए, सबको एक पेज के ऊपर रखा, क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन की, मींस कब क्या हो रहा है सब कुछ प्रॉपर अपडेट किया। एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को टेम्परेरी मैनेज किया और क्लोज किया ताकि सिक्योरिटी विजिबिलिटी इंक्रीज हो सके, और सब कुछ
इतना सुपर कंट्रोल लग रहा था कि इनका पहले से पूरा प्लान है कि कैसे इसको मैनेज करना है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंपैरिजन बनता है। आपको याद होगा 2021 का कोविड का लॉकडाउन, याद है? जब कोविड लॉकडाउन लगा था पूरी दुनिया में पैनिक बन गया था, फ्लाइट्स बंद हो गई थी, टूरिज्म जीरो हो गया था, बिजनेस सारे रुक गए थे, सब लोग एक ही जगह पे महसूर हो गए थे। लोग कह रहे थे कि दुबई को रिकवर होने के लिए सालों लग जाएंगे इस केओस से। लेकिन क्या हुआ? फास्ट टेस्टिंग रोल आउट हुआ, वर्ल्ड फास्टेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई गई, क्लियर गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन हुई और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से जो इसका रिजल्ट सालों में आना था वो कुछ महीनों में ही नजर आया। और आपने देखा 2021 से 2025 तक इतना जल्दी रिकवर किया। सबसे बड़ा मेगा इवेंट एक्सपो 2020 हुआ, टूरिज्म डबल हो गया उससे भी ज़्यादा जो पहले हो रहा था। रियल एस्टेट ने एक्सट्रीम हाई टच किया अपना। सिटी जो लॉकडाउन में थी कुछ ही टाइम बाद फुल कैपेसिटी पर चल रही थी, जो कि दूसरी सिटीज़ उनको सालों और कई महीने लग गए उनको वापस रिकवर होने के लिए। और आज की सिचुएशन भी कुछ इसी पैटर्न के ऊपर चल रही है। आज जो हो रहा है उसको आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसका काउंटर कर सकते हैं। और जो पैटर्न बिल्कुल सिमिलर नजर आता है, मींस कोई शॉक आया है तो उसको इमीडिएट कंट्रोल एक्टिव हुआ है, डिफेंस सिस्टम ने काम किया और कम्युनिकेशन को क्लियर किया विद ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स। फाइनेंशियल सिस्टम सारे के सारे ऑपरेशनल है। एयरपोर्ट वापस रिज्यूम कुछ बंद किया था, वापस रिज्यूम हो रहे हैं। पोर्ट्स आज की डेट तक सब फंक्शनल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट है, मॉल्स, मार्केट, बिजनेसेस सब वैसे ही ऑपरेशनल हैं जैसे पहले चल रहे थे। यस, टेंशन जरूर है कि आगे क्या हो सकता है, गॉड नोस। क्या अफेक्ट होगा, ईरान कैसे रिएक्ट करेगा और इनको कैसे करना है वो अभी नहीं पता। लेकिन ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से 5th ऑफ ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल पास होता है, 5th ऑफ वर्ल्ड वाइड LNG शिपमेंट होती है और 3rd ऑफ ग्लोबल ट्रेड का यूरिया इंपोर्ट होता है, वहां से ट्रांजिट होता है। लेकिन सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं हुआ, सिस्टम वैसी का वैसी काम कर रहा सारा। दुबई की स्ट्रेंथ जो है एक्चुअली अब सिर्फ स्काईलाइन नहीं रही है, वो गवर्नमेंट और इसका क्राइसिस की मैनेजमेंट रही है कि किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। और इन सारे इश्यूज की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, वो सिर्फ यूएई पे नहीं, वो दुनिया के बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर भी होगा। क्योंकि ये सिर्फ आपकी मिलिट्री इशू नहीं रहा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ग्लोबल इकोनॉमिक इफेक्ट बन गया है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का मकसद है कि रिस्क बढ़ जाएगा, ऑयल प्राइसेस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ मसला यूएई का नहीं है, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का है। सब दुनिया की सारी कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देखना ये है कि आगे क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से 3 पॉसिबल सिनेरियो हैं। सबसे पहला कि कंट्रोल डी एस्केलेशन हो, बैक एंड चैनल से डिप्लोमेसी हो और ये सब चीज़ें रुक जाएं और सब चीज़ें स्टेबिलिटी हो जाए वैसी जैसे चल रहा था। सेकंड क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक टेंशन कंटिन्यू रहे, फुल स्केल पे वॉर नहीं हो, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स चलती रहे और ऑयल प्राइसेस बढ़ा दिया है, कुछ चीज़ें कर दी जिसकी वजह से प्रेशर मेंटेन रहे। थर्ड जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है कि फुल रीजनल एस्केलेशन हो जाए और अगर मिस कैलकुलेशन हुई और एस्केलेशन हो गई तो लार्जर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा वो सबके लिए नुकसानदेह होगा। सब कंट्रीज केयरफुली देख रही हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा और क्या करना है उनको। अगर फाइनल थॉट्स की बात करूं तो ईरान का यूएई पर स्ट्राइक एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएई का रिस्पॉन्स, इसका डिफेंस सिस्टम और ऊपर से गवर्नमेंट ने पैनिक को कंट्रोल किया बिकॉज ऑफ मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ वैसी की वैसी स्टेबल रही। हिस्ट्री देख लें, फाइनेंशियल क्राइसिस जो कोविड का लॉकडाउन हुआ था वो आपके सामने है। दुबई ने हर शॉक के बाद फास्ट रिकवरी शो की है और इस बार भी फोकस सेम ही लग रहा है, स्टेबिलिटी, कंट्रोल और प्रॉपर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। अब देखना यह है कि दुनिया किस डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, यूएई पैनिक मोड में नहीं है, सब कुछ वैसे ही काम कर रहा है, सिस्टम वैसे ही चल रहा है और कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है कि किस तरफ लेके जाना है। सो राइट नाउ we are with Iran or with the people of Iran, but Iran should also consider that where and to whom they need to respond. This is Umair Raza signing off. Take care and Allah Hafiz and stay safe.